Assalamualaikum students. Today we are going to start from chapter number 4 and lecture number 3. इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 में जो चीज़ें स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारे के सारे टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को देखने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनमें से हम सबसे पहला टॉपिक तो हमारे पास पावर है, पावर के डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। उसके बाद लेक्चर के सेकंड हाफ में हम जाकर बात करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके हवाले से मजीद कुछ टॉपिक्स हमारी बहस का हिस्सा होंगे। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक ऑफ पावर। पावर क्या चीज़ है? देखिए, अगर हम पावर की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब गिवन टाइम इंटरवल में जितना वर्क परफॉर्म किया जाएगा, उस वर्क और टाइम के रेशो में पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। एंड इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम हियर कि अगर आप एवरेज पावर निकालना चाहते हैं तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की रेशो से इसको निकाला जा सकता है। डेल्टा टी जितना टाइम इंटरवल है और उसमें परफॉर्म किया जाने वाला वर्क डन, वो जो भी एजेंसी होगी, जो भी बॉडी होगी, जो भी सिस्टम होगा, जितना वर्क डन परफॉर्म करेगा, जिस टाइम इंटरवल में परफॉर्म करेगा, उसी की रेशो हमारे पास पावर की सूरत में आ जाएगी। यहाँ से दो बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हमारे सामने आते हैं जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आगे चलकर आएंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर इस डेल्टा डब्ल्यू को सेम रखते हैं, मतलब दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही जितना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, मे बी 10 जॉल ईच। तो पहले सिस्टम ने भी 10 जॉल का वर्क किया, दूसरे सिस्टम ने भी 10 जॉल का वर्क किया, लेकिन दोनों सिस्टम्स ने जो एक ही जितना वर्क परफॉर्म किया है, एंड मुमकिन है एक ही जितने टाइम में ना किया हो। एक ने जरा कम टाइम में किया हो, दूसरे ने कुछ ज्यादा वक्त में वही वर्क परफॉर्म किया हो, तो पावर की रेशो हमारे पास किसके इक्वल आएगी? देखिए, अगर वर्क को हम सेम कंसीडर करेंगे तो पावर और टाइम के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। एंड इफ द पावर इज इनवर्सली रिलेटेड विद द टाइम इंटरवल, तो P1 डिवाइडेड बाय P2, P1 पहली सिस्टम की पावर है, P2 दूसरे सिस्टम की पावर है, वो टाइम्स के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। P1 इज इनवर्सली रिलेटेड टू T1, P2 इज इनवर्सली रिलेटेड टू T2। तो P1 डिवाइडेड बाय P2 की रेशो T2 डिवाइडेड बाय T1 के बराबर आएगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी फॉर्मूले से अगर आप देखो, नेक्स्ट टाइम हम करते क्या हैं कि दोनों सिस्टम्स को टाइम एक ही जितना दिया जाता है, लेकिन दोनों सिस्टम से परफॉर्म होने वाला वर्क डन इक्वल नहीं है, तो पावर की रेशो किस तरह से निकाली जा सकती है? अगर टाइम इंटरवल सेम है तो पावर्स की रेशो वर्क डन की रेशो के प्रोपोर्शनल रहेंगी, सिंस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन गिवन दैट द टाइम इंटरवल इज केप्ट द सेम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, हमने पावर को कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार हम पावर को कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ऐसा किस तरीके से मुमकिन है और ये चीज हमें कहां पर देखने में मिलेगी? देखिए, जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं जहां पर इंस्टेंटेनियस फोर्सेस लग रही होती हैं और वेलोसिटीज इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही होती हैं, वहां पर ये वाला फार्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, जितने भी जनरेटर्स हैं, जितनी भी मोटर्स हैं, जिस तरह से आप बात कर सकते हैं एक रोटेटिंग फैन के हवाले से, ठीक है, एक मोटर बोट की एग्जांपल इसमें आ सकती है। मतलब इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, वहां पर पावर का ये वाला फार्मूला प्रैक्टिकली ज्यादा बेहतर तौर पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल? पावर का बेसिक फार्मूला आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, और अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आप इंस्टेंटेनियस पावर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओवर हियर डेल्टा डी की सब्स्टिट्यूशन अगर हम कर दें, दैट इज एफ डॉट डेल्टा डी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप इस टर्म को देखें, ये जो मैं इंसर्कल करने के लिए जा रहा हूँ, जस्ट सी दिस टर्म, ये जो टर्म मैंने इंसर्कल की है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट किया करते हैं, दिस इज v। तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विद इन द लिमिट, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी और फोर्स वाला फैक्टर एज इट इज यहाँ पर नीचे लिख दिया जाएगा। सो पावर कैन बी रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और डॉट प्रोडक्ट जिस तरह से आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, किसी भी डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर्स वाले चैप्टर से अगर ये बात आपको याद हो कि डॉट प्रोडक्ट ओपन कैसे किया जाता है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। आमतौर पर जब हम प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल सिस्टम्स में फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम ही हुआ करती है, या दूसरे लफ्जों में आप ऐसा कह लें कि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एफ और बी में ये जो बनने वाला एंगल थीटा है बेटा जी, ये जीरो रहेगा, और अगर ये एंगल जीरो है तो इसकी वजह से
पावर का बेसिक फार्मूला आपके पास सिंपली फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की सूरत में लिखा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और पावर के कुछ यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये वो यूनिट्स हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बुक्स के अंदर आपने डिफरेंट जगहों पर देख रखे हैं। एक तो बेसिक उसके फार्मूले से आपके पास ओरिजिनेट होता है यूनिट, मींस 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जॉल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। डब्ल्यू को, वर्क डन को 1 जॉल में आप मेजर करोगे, टाइम को सेकंड्स में मेजर करोगे, तो वर्क डन का फार्मूला क्या बनता है, जॉल पर सेकंड के इक्वल। तो 1 वाट आपके पास 1 जॉल पर सेकंड की सूरत में लिखा जा सकता है। वर्क डन के एक और यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं जो ऐसा यूनिट्स तो नहीं है, वॉट्स ही ऐसा यूनिट है, लेकिन बहरहाल एक सेकेंडरी यूनिट के तौर पर हॉर्स पावर भी इसके यूनिट है और 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर होता है और इसको आप 746 जॉल पर सेकंड भी कह सकते हैं ऊपर वाली इक्वालिटी से कंपेयर करके। इसी तरह आपके पास एक और थर्ड यूनिट भी आप जनरेट करवा सकते हो। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला पढ़ रखा है, दैट इज P इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। और यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले में यूनिट्स की पुटिंग करें, सो 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पीयर। ठीक है, सो ये जो 1 वोल्ट एम्पीयर है बेटा जी, प्रैक्टिकली दिस इज इक्वल्स टू 1 वाट। जितने भी जनरेटर्स और मोटर्स हैं उनकी रेटिंग्स नॉर्मली VA रेटिंग्स की सूरत में ही लिखी जाती है। ज़्यादा पावर हो तो उसको KVA रेटिंग में लिखा जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा जनरेटर्स और मोटर्स की रेटिंग KVAs में बताई जाती है, 5 KVA, 10 KVA, 15 KVA। तो ये जो KVA है असल में उसकी पावर को बताने का एक और यूनिट है। तो ये जो 1 KVA है 1000 वॉट्स के बराबर होता है, क्योंकि 1 VA 1 वाट के बराबर है। किलो की जगह 3 जीरोस आ जाएंगे और VA की जगह आप वाट पुट कर सकते हैं। सो 1 KVA इज इक्वल्स टू 1000 वॉट्स। इसी तरह अगर किसी जनरेटर के ऊपर लिख रखा है कि वो 10 KVA का है, 10 KVA का है, और आपसे पूछा जाता है कि वॉट्स में उसकी पावर कितनी होगी, तो क्योंकि 1 KVA 1000 वॉट्स के बराबर है तो 10 KVA 10,000 वॉट्स के बराबर हो जाएगा। सो फोर्थ आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनली। आइए आगे बढ़ते हैं और एनर्जी की कुछ टाइप्स के हवाले से भी हम बातें डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये आप लोग अर्ली क्लासेस से भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के तौर पर रिप्रेजेंट की जाती है। उसमें काइनेटिक एनर्जी का पार्ट भी मौजूद है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट भी मौजूद है। देखें हमारी इस बुक 1 में हमने डिफरेंट तरह की काइनेटिक एनर्जीज को स्टडी किया है। जैसे कि इसी चैप्टर में हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या जिसको हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं उसका जिक्र करते हैं। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 12 mv² के फार्मूले से रिप्रेजेंट की जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला देखने में मिलता है, दैट इज 12 I ओमेगा², वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो इसके हवाले से मजीद डिटेल्स भी आएंगी। काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल चैप्टर नंबर 7 में इसका जिक्र मौजूद है, दैट इज 12 m ओमेगा² x0² माइनस x², वेयर x इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। फिर अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सो स्टूडेंट्स सबसे पहली पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको आम तौर पर आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इसका फार्मूला आपके पास mgh है, क्योंकि ग्रेविटी में होती है इसलिए इसका पूरा नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी से आगे बढ़े तो हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेक्चर के नेक्स्ट हाफ में उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास -gmm डिवाइडेड बाय r। क्या है, कैसे है, इसकी सारी की सारी डिटेल्स अभी हम कुछ देर में देखेंगे। और थर्ड टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तमाम इलास्टिक बॉडीज में आपको देखने में मिलती हैं, जिस तरह के स्प्रिंग्स हैं, जिस तरह के इलास्टिक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 12 kx² है, वेयर x इज द एक्सटेंशन, ठीक है, और k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के तौर पर यूज हो रहा है। So these are the different types of kinetic and potential energy that we are going to encounter in our coming lectures. इनमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ आने वाले lectures में देखेंगे। Next हमारे पास students वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की जेनेरिक स्टेटमेंट क्या कहती है? देखिए जब भी आप किसी मूविंग बॉडी के ऊपर वर्क डन परफॉर्म करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता है। अच्छा अब ये बात बड़े गौर से आप लोग समझ लें कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज से क्या मुराद है। देखिए अगर एक सिस्टम मूव कर रहा है, फर्ज कर लें एक कार है जो मूव कर रही है और आप उस मूविंग कार के इंजन को एक्सेलरेट करना शुरू कर देते हैं, तो एक्सेलरेट करने पर उसकी वेलोसिटी है उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली से कुछ बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो इंजन के किए जाने वाले वर्क डन की वजह से थी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी यही कहता है कि कोई सिस्टम, कोई एजेंसी जितना वर्क डन करेगी उसकी वजह से उस सिस्टम में
उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा। वो इजाफे की सूरत में भी हो सकता है, वो कमी की सूरत में भी हो सकता है। इजाफे की एग्जांपल तो मैंने आपको बता दी, कमी की एग्जांपल क्या है, भाई फर्ज कर लेंगे उसी मूविंग कार में कुछ आगे जाकर ब्रेक अप्लाई की जाती, तो ब्रेक अप्लाई करने पर क्या होगा, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में कमी वाक़ होगी। तो भाई ब्रेक अप्लाई करने के लिए जो आपने वर्क डन किया है, फ्रिक्शनल फोर्स की सूरत में वो काइनेटिक एनर्जी में कमी की वजह बन रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इनिशियल ज्यादा है। देखिए इन दोनों ही एग्जांपल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हो या कम हो रही हो, चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में, एंड चेंज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स द वर्क डन ऑन एनी एजेंसी और एनी सिस्टम इज इक्वल्स टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी के चेंज के हवाले से बात करें, तमाम चेंजेस की तरफ फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के तौर पर लिखा जा सकता है, और इसके फार्मूले को अगर हम ओपन कर लें सो हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर की सूरत में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर अगर मैं वर्क डन का फार्मूला भी पुट कर दूं सो दिस इज इक्वल्स टू एफ डी। अब यहाँ से दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे कवर होते हैं। यहाँ से अगर आपको फोर्स की कैलकुलेशन के लिए कह दिया जाए तो आप डिस्प्लेसमेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दैट इज m डिवाइडेड बाय 2d वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर इसी फार्मूले से आपको कवर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कह दिया जाए तो कवर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फोर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा, m डिवाइडेड बाय 2f वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे यहाँ से कवर होते हैं। तो ये जो सारी की सारी बातें अभी हमने डिस्कस की हैं, इसको अगर हम जनरली कुछ कंक्लूजन्स की सूरत में देख लें तो मूविंग बॉडी की अभी हमने जो बात डिस्कस की थी कि जितनी भी मूविंग बॉडीज होती हैं उनके ऊपर किया जाने वाला वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज की वजह बनेगा। लेकिन जितने भी वर्क डन होते हैं फील्ड में, वो चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, किया जाने वाला वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की वजह बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूविंग सिस्टम्स में किया जाने वाला वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज, और फील्ड के अंदर जब भी वर्क डन किया जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की वजह बनेगा। और थर्ड आपके पास क्या चीज है, जितने भी स्प्रिंग वाले सिस्टम्स हैं, इलास्टिक बॉडीज हैं, उनमें किया जाने वाला वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की वजह बनता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंक्लूजन की सूरत में कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं कि डिफरेंट सिस्टम्स में जब हम वर्क डन करते हैं तो कंक्लूसिवली हमारे पास किस तरह से चेंजेस देखने में आती हैं। आज के लेक्चर की आखिरी हाफ की तरफ बढ़ेंगे और ये है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में इशू रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम आज से पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, आप लोग अर्लियर क्लासेस से पढ़ते रहे हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होता। वो आप सेंटर ऑफ अर्थ भी ले सकते हैं, ज़मीन की टॉप पॉइंट को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, इन्फिनिटी पॉइंट को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, फर्स्ट फ्लोर को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। रेफरेंस पॉइंट कई सारे हो सकते हैं आम पोटेंशियल एनर्जी के लिए। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखें, पॉइंट एट इन्फिनिटी, ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर इन्फिनिटी का जो पॉइंट है वही रेफरेंस पॉइंट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। और हमेशा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में जो पॉइंट एट इन्फिनिटी है वही रेफरेंस रहेगा, इसमें दूसरा तीसरा कोई भी पॉइंट रेफरेंस के तौर पर कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा क्लियर कट डिफरेंस है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट की जाती है क्या स्टूडेंट्स? इट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी। ये जो दैट पॉइंट है, दैट पॉइंट का क्या मतलब है भाई? दैट पॉइंट से मुराद है कि किस पॉइंट पर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। फील्ड में कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना जहां पर आप निकालना चाहते हैं। मे बी ये देखें, इफ दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ और ये सारे का सारा रीजन फ्रॉम पॉइंट 1 टू n-1, ये जितना भी रीजन आपको नजर आ रहा है इस रेड लाइन से नीचे नीचे, वो सारे का सारा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। हाँ, इस रेड लाइन से ऊपर ग्रेविटी खत्म हो चुकी है क्योंकि ये जो n वाला पॉइंट है दिस इज बेसिकली एट इन्फिनिटी, ग्रेविटी खत्म हो चुकी है वहां पर। तो अब इस फील्ड में आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कहां पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं? फर्स्ट करने आपसे कह दिया जाता है इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर बताएं। सो दैट पॉइंट का मतलब है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से उठाकर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर शिफ्ट करेंगे तो इस पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी पर लेकर जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है,
इसका फाइनल फार्मूला जो है हमारे पास दैट इज गिवन बाय माइनस GMM डिवाइडेड बाय R। इन टर्म्स का मतलब क्या है इसको भी बड़े गौर से आप लोगों ने समझ लेना है। G आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के हवाले से आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। और इसकी यूनिट्स किस तरह से निकालेंगे, इसके यूनिट्स आप ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो एट टाइम जी वैल्यूज हमें यूज करना पड़ जाएंगी जब हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के हवाले से बात कर रहे होंगे। सो कैपिटल एम क्या है, दिस इज मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल एम क्या है, भाई आप जिस बॉडी को डिस्प्लेस करवा रहे हैं उसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। फर्स्ट कर ले मार्कर को डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो अगर आप इस मार्कर को डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो ये जो मार्कर का मास है दिस इज स्मॉल एम। आर क्या चीज है, जिस पॉइंट से आपने डिस्प्लेस करवाना शुरू किया, इस पॉइंट से आपने डिस्प्लेस करवाना शुरू किया, जमीन के सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का फासला, दिस इज बेसिकली आर। ये आर डिस्टेंस है आपके पास। तो कहने से मुराद ये है कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है डेफिनेटली आर के साथ वेरी होगी, क्योंकि ना तो ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा, ना जमीन का मास चेंज होगा, ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज होगा, बट दिस आर वुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप कहां से उसको मूव करवा रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो यू और आर का रिलेशनशिप है ये समझने से ताल्लुक रखता है, क्योंकि अगर आप इस फार्मूले में देखेंगे तो यू और आर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रहे हैं, लेकिन लाजमी तौर पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि फार्मूले में नेगेटिव का साइन भी है। तो आप इसको समझ कैसे सकते हैं, ये देखिए जैसे जैसे इस आर की वैल्यू में इजाफा होना शुरू होगा, फैक्टर तो डोमिनेंटली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फार्मूले में नेगेटिव का साइन भी है। तो आर की वैल्यू बढ़ने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लेकिन नेगेटिव में रिड्यूस हो रही है। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ये पूरे का पूरा फैक्टर लेस नेगेटिव होता जाएगा, और लेस नेगेटिव होने का मतलब है कि एक्चुअल यू की वैल्यू में इजाफा होना शुरू हो गया, क्योंकि आप ये बात बड़े क्लियरली जानते हैं कि -100 छोटी वैल्यू है -10 से। सो as the value is becoming less negative, the overall value of absolute gravitational potential energy is basically going to increase। मतलब यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि R के बढ़ने पर पूरे का पूरा एक्सप्रेशन लेस नेगेटिव होता जाएगा, that is the absolute potential energy is increasing। So simply U और R में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। आप जमीन की सरफेस से ऊपर जाते चले जाएंगे, आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। इस एक्सप्रेशन में आने वाला नेगेटिव साइन एक और बात बड़ी क्लियरली बता रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव हुआ करती है। तो नेगेटिव साइन के हवाले से ये दो बातें आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव है और यू और आर आपस में इनवर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो ये याद रखें कि जमीन की सरफेस के ऊपर जब भी आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, राइट हियर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, it is minus GMM divided by R, where R is the radius of Earth। वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, याद रखनी है 6400 किलोमीटर और 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर्स, दोनों यूनिट्स में याद रखो। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगर इंफिनिटी पर निकालनी हो, यहाँ इंफिनिटी पर, तो ये देखें फार्मूले में माइनस GMM डिवाइडेड बाय इंफिनिटी R की जगह पुट होगा और 1/इंफिनिटी 0 के बराबर। और अगर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रैंडमली किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने ये आर वाला पॉइंट शो किया है, तो आर से मुराद क्या है, इसमें जमीन का रेडियस और जमीन के सरफेस से ऊपर की भी कुछ हाइट शामिल है। सो दिस इज आर प्लस एच। सो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर प्लस एच। सो दिस फार्मूला जेनेरिकली रिप्रेजेंट्स कि आप किसी भी पॉइंट पर जमीन के सरफेस से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स इन फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ कार इंजन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन एंड द कार मूव्स विद 28 मीटर्स पर सेकंड। इतनी स्पीड से मूव कर रही है और जो फोर्स लग रही है वो भी आपको बता दी गई है। तो कार का जो इंजन है वो कितनी पावर डेवलप करेगा। देखिए इससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसका फार्मूला भी पढ़ा था कि पावर निकालने के लिए जो बेसिक हमारे पास फार्मूलेशन है दैट इज फोर्स इनटू स्पीड। इस फार्मूले से हम पावर निकाल सकते हैं। जबकि आपको फोर्स बता दी गई है कितनी है जी, दिस इज 5000 और स्पीड आपके पास कितनी है, गाड़ी का इंजन जो है वो 28 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इन 3 जीरोस को रहने दें, 28 मल्टीप्लाई बाय 5, द आंसर इज 1
40, और ये जो 3 जीरोस थे इसको हम यहाँ पर 10⁻³ की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये जो पावर हमारे पास आ रही है ये वॉट्स में निकल आएगी। अब इसको जरा ऑप्शंस में देखें। ऑप्शंस में सारी वैल्यूज 10 की पावर में लिखी गई हैं सिंप्लीफाई करके। तो 3 पावर्स ये हैं, और अगर मैं पॉइंट को यहाँ से 2 प्लेसेस पीछे शिफ्ट करूँ तो इसको लिखा जा सकता है 1.40 इंटू 10⁵ वॉट्स। तो पावर की आप वैल्यू देख सकते हैं कि 1.4 इंटू 10⁵ वॉट्स की सूरत में आ जाएगी, और इस सूरत में आपके पास 4 ऑप्शन दुरुस्त बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, 2 men A and B weighing 50 kg and 70 kg, उन दोनों के वेट्स बता दिए गए हैं, उनके मैसेज बता दिए गए हैं आपको। runs up the same stair in 12 second and 9 second respectively, the ratio of their power is, उनकी पावर की रेशो कितनी होगी ये आपने बताना है। देखिए इस पावर की रेशो को निकालने के लिए पावर 1 डिवाइडेड बाय पावर 2 आप कर दें, क्योंकि सेम स्टेयर्स के ऊपर गए तो हाइट सेम होगी, मतलब W1 डिवाइडेड बाय T1 पहली पावर की वैल्यू डिवाइडेड बाय W2 टू T2। इस रेशो को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये देखिए जी, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो W1 डिवाइडेड बाय T1 और W2 डिनोमिनेटर में रह जाएगा और T2 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। We need to substitute the values। देखिए जी, वर्क डन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, दैट इज mgh, लेकिन g भी सेम है और हाइट भी सेम है। मैं एक बार पुटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, दैट इज m1gh टाइम T2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप जो टाइम T1 है उसकी पुटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई बाय V2 दैट इज m2gh। इसे सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास रिलेशनशिप क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर जीएच का फैक्टर सेम है, वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो बाकी पैरामीटर्स हैं अगर आप उनकी सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर कर लें तो ये देखें m1 मैस आपके पास कितने हैं, दिस इज 50, T2 टाइम सेकंड टाइम आपको 9 सेकंड्स का बताया गया फॉर द सेकंड बॉडी, ठीक है। T1 टाइम आपके पास कितना है, दिस इज 12 सेकंड्स, और जो आपके पास मैस m2 है उसकी वैल्यू आ रही है 70 kg। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये पावर्स की रेशियो P1 डिवाइडेड बाय P2 बड़ी आसानी के साथ निकल आएगी। लेट अस सॉल्व देम। देखें जी, ये 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 3 जा 15 एंड 7 4 जा 28। तो सिंप्लीफाइड जो रेशियो हमारे पास आ रही है दिस इज 15 डिवाइडेड बाय 28, और ये आपको दुरुस्त ऑप्शन बीटा में मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। दो पोटेंशियल एनर्जीज की रेशियो निकालनी है, एक सरफेस ऑफ अर्थ पर मतलब r रेडियस पर, और दूसरी कहां पर है, जमीन से मजीद r ऊपर जाकर, जमीन की सरफेस से ऊपर r। देखिए जब आप जमीन की सरफेस से मजीद r ऊपर चले जाते हैं तो एक तो जमीन का रेडियस r है, और मजीद आप क्योंकि r हाइट पर जा चुके हैं तो ऊपर जाकर ये हाइट 2r की बन जाती है। अब यहाँ पर रेशो हम निकाल लेते हैं, दैट इज -g mm, और जमीन के सेंटर से फासला ऑन द सरफेस ये r कैलकुलेट किया जाएगा डिवाइडेड बाय इस दूसरे पॉइंट के लिए विच इज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ बाय रेडियस r। तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट होगी, ये देखें स्टूडेंट्स, जो जनरल फार्मूला था ना उसमें हमने कैपिटल R प्लस H लिखा था, तो अब यहाँ पर जमीन का रेडियस तो R ही है, लेकिन क्योंकि हम H हाइट जो कि सवाल में बता दी गई है रेडियस के बराबर है उसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जस्ट सॉल्व देम। ये देखें जी, सबसे पहले तो नेगेटिव के साइन से नेगेटिव का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, GMM के फैक्टर से GMM का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड प्रोपोर्शन डिनोमिनेटर में आएगी, फोर्थ प्रोपोर्शन न्यूमिनेटर में जाएगी, मतलब इट इज 2r डिवाइडेड बाय r, और कैंसिलेशन होने पर आपके पास जो सिंप्लीफाइड फार्मूला आ रहा है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एट अ पॉइंट व्हिच इज रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 2:1, और ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन बन रही है शॉर्ट। तो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आज का लेक्चर भी यहाँ पर इख्तिताम होता है। सो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।